नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। आज दोपहर में साकेत गोखले नाम के एक पत्रकार हैं, एक उनको एक्टिविस्ट कह लीजिए, पत्रकार एक संदर्भ में हो सकते हैं, वकील हैं और बहुत सारे मुद्दे उठाते रहते हैं। कांग्रेस के समर्थक हैं। संबित पात्रा से रिलेटेड वो बहुत सारी सूचनाएं लाते रहते हैं। साकेत गोखले ने एक और सवाल उठाया था और वो कुछ दिन पहले था। वो ये था कि जिस घर में रहते हैं संबित पात्रा जी, वो है 211 नॉर्थ एवेन्यू। ये सांसदों के लिए है ये भवन। सांसद एक आध घर अपने गेस्ट के लिए भी ले सकते हैं। कभी उनके यहाँ कोई गेस्ट आए तो उस समय वो ले सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं ले सकते। लेकिन संबित पात्रा जी एक ऐसे घर में रहते हैं। हम लोगों ने वहाँ फोटोग्राफर भेजा था, स्थानीय लोगों ने कंफर्म किया और उसका फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वहाँ संबित पात्रा रहते हैं। और ये पता लगा कि ये राज्यसभा के सदस्य बीजेपी के जो है अनिल बलूनी साहब, उनके नाम अलॉटेड है, लेकिन उसमें संबित पात्रा रहते हैं। तो ये जो गोखले जी का आरोप था वो भी आरोप सत्य पाया गया। लेकिन आज वो एक बड़ा आरोप लेके आए और उसमें काफ़ी तथ्य लेके आए हैं और इस आरोप से जुड़े हुए कुछ चीज़ें उन्होंने 4-5 दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे डाली थी। संबित पात्रा जी का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनकी हमने जांच की है। जांच करने के बाद सत्य हिंदी आपके सामने पेश कर रहा है। वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने उल्लिखित किए हैं वो हमने सही पाए, तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। इससे ये पता लगता है कि संबित पात्रा जी जो है वो एक कंपनी जिसका नाम है सेंटर फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड लैंडलेस, इस तरह की एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक समय तक उसके निदेशक भी रहे थे। 2019 तक वो उसके निदेशक भी थे, डायरेक्टर। ये हमने इसके रिकॉर्ड चेक किए तो एक वेबसाइट है जो इस तरह की कंपनियों के रिकॉर्ड मेंटेन करती है, ऐसे बहुत सारी हैं, उसमें से एक से हमने चेक किया तो उसमें पाया कि ये बात सही है। उनका आरोप ये है साकेत गोखले का कि इन्होंने अपने जो पुरी का चुनाव लड़ते समय लोकसभा का जो 19 में हुआ उसके डिक्लेरेशन में ये सूचना छुपाई और उनका ये भी कहना है कि इसके मामले में वो चुनाव आयोग से उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कर रहे हैं, जिससे इनको भविष्य में मतदान देने और 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया जाए। ऐसा प्रावधान है और ऐसा कुछ मामलों में हुआ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी वो हवाला दे रहे हैं जो उनके ट्वीट में है। तो हमने ये पाया कि ये बात सही है। 2018 तक की फाइल उपलब्ध थी जो जांच में हमने पाया, उसमें 10,000 रुपये के शेयर इनके हैं। एक ही आरोप है कि इन्होंने चुनाव आयोग से चुनाव लड़ते समय इस सूचना को छुपाया, लेकिन उसके बाद जो दूसरी बातें हैं वो ज़रा ज़्यादा गंभीर है। नंबर 1 तो ये कि इस कंपनी में जो दूसरे लोग हैं इनके साथ जुड़े हुए वो कौन कौन है, जरा वो देख लीजिए आप। इसमें एक है आरएसएस के आनुषंगिक संगठन जो स्वदेशी जागरण मंच है, उसके भोलानाथ विज, इनके साथ ये भी इसमें शेयर होल्डर डायरेक्टर। और एक और साझीदार है पीसी ज्वेलर्स, आप जानते होंगे, उसके एमडी बलराम गर्ग। ये 3 लोगों का नाम उसमें मिलता है। ये कंपनी, इसमें पता नहीं कहाँ से पैसा आता है और उस पैसे से ये माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं। लेकिन ये भी आरोप है साकेत गोखले का कि इनके पास एनबीएफसी का सेक्शन 8 में इस मामले में रजिस्ट्रेशन नहीं है कि ये एनबीएफसी के तौर पे यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अधिकारों का प्रयोग कर सकें। तो ये भी कानून का एक उल्लंघन इसमें हो रहा है, ये भी वो कह रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि इसका पहले दफ्तर आरके पुरम में था और वो सेंटर फॉर भारतीय मार्केटिंग डेवलपमेंट, ये आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन है, उससे संचालित होने वाला, पहले इसका दफ्तर वहाँ था। लेकिन पिछले साल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्वदेशी जागरण मंच को सरकार ने एक जमीन अलॉट की, प्लॉट नंबर 46-47। उसमें ये पहले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे चले आए हैं और इन्होंने जो डिक्लेरेशन कंपनी जहां रजिस्टर होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में,
इस पते को चेंज करने का डिक्लेरेशन दिया है। उसकी कॉपी भी हमारे पास है, हम आपको दिखाते हैं। तो वो भी कंफर्म हुई बात कि हाँ ये सही है कि ये प्लॉट जो है 46/47 ग्राउंड फ्लोर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग न्यू दिल्ली के पते पर अब इस कंपनी का पता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, लेकिन 46/47 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग इस कंपनी के नाम अलॉटेड है या नहीं ये पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन साकेत गोखले का ये आरोप है कि ये स्वदेशी जागरण मंच के नाम अलॉट किया गया था। तो एक छोटा मोटा उल्लंघन का मामला आप कह सकते हैं, ये भी बनता है। लेकिन उसके बाद वाली बात बड़ी है कि 2016 में जब ये नोटबंदी का ऐलान हुआ तब इस कंपनी ने करीब 61,52,000 रुपए 61,52,000 रुपए 500 के और 1,000 के नोट जमा किए थे। तो ये एक जरा सी बात है, चूंकि यह आरोप बार बार लगता रहता है कि वो कंपनियां जो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं या वो व्यवसायी जो इस सरकार से किसी तरह से जुड़े हुए हैं उनको पूर्व सूचनाएं थी। हम जानते हैं कि एक बैंक है कोऑपरेटिव का जिसमें एक समय अमित शाह जी का नाम था उसके निदेशकों में और उसको हेड करते समय, और उस बैंक ने भी एक बहुत बड़ी रकम कैश में जमा की थी। तो इस तरह की बातें हमेशा उठती रहती हैं कि जब ये नोटबंदी हुई थी तो इसकी पूर्व सूचना कुछ लोगों को थी और उन्हें इसका लाभ मिला। अब पता नहीं इस मामले में क्या हुआ है, लेकिन ये रकम जमा हुई है, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसके सबूत है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अभी हम भी लगा देते हैं। अब सवाल होते हैं कि ये पैसा कहां से आया, कहां नहीं गया, इसकी जांच करने वाली जो संस्थाएं हैं क्या वो संबित पात्रा के मामले में भी जांच कर सकती हैं या आरएसएस से जुड़े संगठनों के मामले में भी जांच करेंगी? क्योंकि ऐसी कोई भी सूचना आने पर ये तुरंत पहुंच जाती हैं। और हम तो बहुत बार देखते हैं कि जब राज्यों में सरकारों के अदल बदल की कार्रवाई होती है, जैसे भी राजस्थान में हुई तो वहां इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगे थे कुछ लोगों को जिनको कहा गया कि वो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के करीबी लोग हैं। तो हम पाते हैं कि ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई की एक्टिविटी इन मामलों में बढ़ जाती है, कुछ मामलों में निया का भी हस्तक्षेप हो जाता है। तो क्या इस मामले में जब इस तरह की चीजें प्रकाश में लाई गई हैं तो क्या ये एजेंसीज हमारी जरूरी कार्रवाई करेंगी पड़ताल करने की? ये सवाल तो उठता है। दूसरी बात कि जो संबित पात्रा जी हैं वो पहले ओएनजीसी में निदेशक थे, चुनाव लड़ते समय उन्होंने उससे भी इस्तीफा दे दिया था और इससे भी इस्तीफा दे दिया था इस कंपनी से। उन दोनों के कागज ये हैं सामने, इस्तीफे के कागज हैं, ये स्क्रीन पे देखिए आप। तो इन्होंने अपना जो चुनाव लड़ा उसमें ये डिक्लेरेशन नहीं किया, ये गलती तो है, क्योंकि ये तो सामान्य ज्ञान है आजकल कि आप चुनाव लड़ते समय अपने से संबंधित सारी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं जनता को अपने डिक्लेरेशन के जरिए, और अगर आप उसमें से छुपाते हैं तो इसको गुनाह माना जाता है। और उसके बारे में तमाम सुप्रीम कोर्ट वगैरह के फैसले हैं, इनके ट्वीट्स में आप देख सकते हैं। लेकिन ये 3-4 बातें इसमें हैं कि एक, ये कंपनी क्या माइक्रो फाइनेंसिंग कर रही थी, उसके लिए अधिकृत थी या वहाँ कानून का उल्लंघन कर रही थी। 2, इसने जो ये करीब 61,52,000 रुपए जो जमा किए हैं कैश, वो पैसे लेजिटिमेट ढंग से आए और लेजिटिमेट रिकॉर्ड पे है, ये देखने वाली बात है। क्या रिकॉर्ड पे तो लेजिटिमेट हो गए, लेकिन वो लेजिटिमेट ढंग से आए थे कि नहीं, ये जांच का विषय है। और तीसरे ये कि ये बात पुष्ट होती है, इसका संबित पात्रा जी को मैंने ट्वीट किया था कि वो रिप्लाई देते, लेकिन वो इस समय स्टूडियो में बैठे होंगे, तो पता नहीं उसके बाद भी वो जवाब देना चाहेंगे या नहीं। मैंने उनको लिंक करके उनको मैसेज भेजा है, क्योंकि उनका मैसेंजर और वो तो नहीं खुला हुआ है और ईमेल मेरे पास नहीं था, तो ये सूचना मैंने उनको भेजी है। साकेत गोखले से भी मैं बात करना चाहता हूं, उनको भी मैंने सूचना भेजी है, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों के दस्तावेज लगा दिए थे जिनकी मैंने जांच की और उनको पुष्ट पाया, इसलिए वो आप स्क्रीन पे उनको बारी बारी से देख रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें इससे कन्फर्म होती हैं। अब देखना यह है कि साकेत गोखले की शिकायत का चुनाव आयोग क्या करता है और साकेत गोखले के रहस्योद्घाटनों पर हमारी वो एजेंसियां क्या करती हैं जो बहुत सारे मामलों में बहुत एक्टिव हमें नजर आती हैं, खासकर उनके मामलों में जो इस सरकार के खिलाफ हैं या विपक्षी दलों के लोग हैं या अन्य लोग हैं। तो देखते हैं इसको, संबित पात्रा जी से संबंधित ये जानकारी आपके सामने। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।